नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, ये तो मैं बोलता हूँ जैसे मेरे ज़ुबान पे जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये लफ्ज़ तो आ ही जाते। दोस्तों, आपको भी शायद याद हो गए होंगे, मेरी चैनल रंगीन राह है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। और ऑल पे भी दबाने से क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियोस बनेंगे, नए नए वीडियोस बनेंगे जो कि आप चाहते हो, तो वो आपको देखने मिलेंगे, उसकी इंटीमेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते उस कलाकार पे जो कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ का बेताज बादशाह था, सुपरस्टार था, पहला सुपरस्टार था और जिसने वाहवाही इतनी मिली है, कितनी वाहवाही मिली, शायद दुनिया में ना कोई होगा, ना वैसा कोई हो पाएगा। पता नहीं, जब कहते हैं ना कि खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उन पे सबकी रहमत, इतनी खुदा की रहमत ऐसी थी कि उसे जो फिल्मों में वो हाथ डालता था, जो फिल्म कुछ भी नहीं होती थी, वो फिल्म सब कुछ बन जाती थी। जैसे कि एक फिल्म उनकी आई थी, हाथी मेरे साथी, उसमें हाथी ही मेन कैरेक्टर थे, सब कुछ मेन कैरेक्टर थे, लेकिन इनका आना उस फिल्म को सुपर फिल्म बना दिया था और सुपर हिट फिल्म बनी थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो दोस्तों, यही होता है, कभी कभी होता है ना कि ये उनकी उंगली जहाँ पे लगती थी वो रेत भी सोना बन जाती थी। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत मुश्किल से वो मकाम पे भी पहुंच सकते हैं। वो मकाम पाना यानी बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो वक्त ऐसा दौर था, वो दौर ऐसा था कि उस वक्त बहुत अच्छी कहानियाँ चलती थी। गुलशन नंदा की कहानियाँ चलती थी, सस्पेंस कहानियाँ भी चलती, लव ट्रायंगल, ये वो सब कहानियाँ चलती थी और प्यार मोहब्बत के गाने चलते थे। और संगीत में जो कि एक 1970 का दौर था, उसके बाद वो जो दौर आया उसमें म्यूज़िक आया, संगीत आया, भरपूर मनोरंजन आया और कलाकारों को बहुत अच्छा मौका मिला अपनी कला दिखाने का। ऐसे ही राजेश खन्ना जी का वक्त था। तो दोस्तों, एक बात कहते हैं कि राजेश खन्ना के बारे में राजेश खन्ना के बारे में जावेद अख्तर साहब क्या कहते हैं। जावेद अख्तर साहब ये कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है राजेश खन्ना का जलवा, क्योंकि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे उन्होंने जलवा देखा था। और वो उस वक्त के तो सलीम जावेद बहुत ही मशहूर राइटर थे, तो वो बताते हैं, तो उनके जो उन्होंने लेख लिखा था, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें से कुछ अंश मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता हूं, कहानियां बताता हूं, कुछ ऐसे किस्से बताता हूं जो शायद आपको मालूम ना हो, या तो आपको रसीक लगे, या तो अच्छे लगे, या तो आप नहीं जाने हो। तो दोस्तों, मैं यही कुछ बताता हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों की मेहरबानी। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि अमीन सयानी जो थे वो बिना का गीतमाला पेश करते थे। हर बुधवार को 8 बजे आता था और उसमें जो भी फिल्में होती थी, जो सुपर हिट गाने होते थे, वो गाने सुनाए जाते थे। वो एक मशहूर ब्रांड थी और वो ब्रांड को ये लोग प्रोग्राम करते थे, बिना का गीतमाला। तो उसमें अमीन सयानी अपने अंदाज़ में कहते थे कि भाइयों और बहनों, आज की पहली पायदान पर ये है, आज की दूसरी पायदान पर ये है। ऐसे वहाँ पे उस वीक के जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए गाने ही सुनाए जाते थे। उसमें 7 गाने जो बजते थे, उसमें से 2 या 3 गाने पहली या दूसरी पायदान यानी सबसे ऊपर वाले पायदान पे सबसे ऊपर वाले पायदान पे राजेश खन्ना के ही गाने होते थे। तो उस वक्त का दौर ऐसा था कि सब बाजू, हर तरफ, चारों तरफ सिर्फ राजेश खन्ना ही थे।
काका, लोग उसे काका प्यार से नाम से काका बुलाते थे, और वो जाते थे तो जादू बिखेर देते थे। पब्लिक की इतनी चाह कैसे मिली उनको, कहाँ से मिली? क्योंकि उस वक्त उनकी एक पहली फिल्म आई थी राज, वो कुछ ज़्यादा चली नहीं थी। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में जब उनका चयन हुआ था एज एक्टर में हुआ था, तो सबसे पहले 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो राजेश खन्ना जी भी आए थे, और लोगों का कहना है कि उस वक्त सिर्फ टोयोटो गाड़ी नहीं थी, उस वक्त बड़ी गाड़ी में स्ट्रगल करने वाले एक ही एक्टर थे, राजेश खन्ना। उस वक्त क्या हुआ करता था, उस वक्त प्रोड्यूसरों की ऑफिसेज जो हुआ करती थी, वहाँ पे जाके मिलना पड़ता था और उनको बताना पड़ता था कि मैं ये कलाकार हूँ, मैंने ये किया है, आप मुझे अपनी फिल्म में चांस दीजिए। तो राजेश खन्ना पहला ऐसा कलाकार था जो इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता था, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन उनको एक ड्रामा का बहुत शौक़ था, बहुत नाटक का शौक़ था। पहले उनका नाम जतीन खन्ना था। तो जब ये राजेश खन्ना नाम कैसे हुआ वो भी बताता हूँ। उनकी राज फिल्म आई, राज में जब राइटरों ने कहा कि उनका नाम कुछ चेंज कीजिए, तो राजेश खन्ना नाम हो गया। दोस्तों, उसके बाद की बात है, सलीम जावेद इतने अच्छे राइटर थे कि राजेश खन्ना जी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। राजेश खन्ना जी ने एक फ़िल्म ले ली थी, क्यों ले ली थी? वो देवर फिल्म्स की एक फ़िल्म थी, वो फिल्म थी हाथी मेरे साथी। वो ले तो ली थी, उस वक्त 3 लाख में ले ली थी। क्यों ले ली थी? क्योंकि उनको वहाँ पे एक बंगला ख़रीदना था जुहू पे। वो राजेंद्र कुमार का था, जो पहला सुपरस्टार भी था। पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार सिल्वर जुबली स्टार कहे जाते थे। तो उनका बंगला उनको लेना था। राजेंद्र कुमार ने वो बंगला लिया था भरत भूषण जी से। तो उस बंगले की कुछ ऐसी ही बात है, क्योंकि उस बंगले से शोहरत मिलती है और डाउनफॉल भी मिलता है, दोनों चीज़ मिलता है। वैसा ही हुआ था भरत भूषण जी का भी। भरत भूषण जी के पास भी बहुत सी फिल्में आई, बहुत से कारें खरीदी, बहुत जलवा, बहुत पैसा, बहुत बेशुमार हुआ। लेकिन उनका वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास न फिल्में थी, न कुछ ज़्यादा पैसे थे, और तरस गए थे वो फिल्मों को। तो उन्होंने सोचा राजेंद्र कुमार जी को दे दूँ। तो जैसे ही राजेंद्र कुमार जी को दिया, राजेंद्र कुमार जी ने आशीर्वाद बंगलों का नाम आशीर्वाद रखा था। तो आशीर्वाद बंगलों में जैसे ही आए, उनकी फिल्में भी सुपरहिट होने लगी। तो वो भी सिल्वर जुबली स्टार कहलाने लगे। इतना उनको फेम और नेम और मनी और सब कुछ मिला। लेकिन उनका भी डाउनफॉल आया, तो उन्होंने भी ये बंगला बेच दिया राजेश खन्ना को। तो जैसे ही राजेश खन्ना ने लिया, उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी। वो बंगला इतना खुशनसीब उनको लगा था कि उसके बाद हर फिल्में उनकी सुपरहिट होती थी। 15, 17, 18 फिल्में एक साथ लगती थी। एक वीक में 4-5 फिल्में लगती थी और 5 सुपर डुपर हिट होती थी। क्यों होती थी? वो तो कुछ नसीब की भी बातें थी, कुछ जगह का भी प्रभाव था, कुछ फिल्में भी ऐसी थी, कुछ कहानियाँ भी ऐसी थी, और कुछ राजेश खन्ना का जलवा भी ऐसा था। क्योंकि उनकी अदायगी जो थी वो लड़कियों को छू जाती थी, हर माँ को छू जाती थी, हर बाप को छू जाती थी, हर भाई को छू जाती थी, हर बहन को भी छू जाती थी। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ये गाना जैसे जैसे बहनों ने देखा, उनको उस राजेश खन्ना में अपना भाई ही दिखाई दिया। उतना प्यार, सच्चा झूठा जो फिल्म का ये था। तो दोस्तों, ये करिश्मा था राजेश खन्ना का। आगे करिश्मा की बात मैं करता हूँ। जब सलीम जावेद में से जो जावेद खान थे, वो उनको राजेश खन्ना ने बुला लिया कि भाई इधर आ जाओ, तो हमारे साथ चलना है कहीं पे। तो उनको ले गए और बेंगलोर लेके गए। बेंगलोर विधानसभा में उस वक्त, मतलब बेंगलोर का जो विधान भवन है, वहाँ पे लॉटरी की टिकट्स का सिलेक्शन होता था। तो बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते थे, बड़े लोग जो नामचीन होते थे उनको बुलाते थे। तो राजेश खन्ना जी भी आए थे। तो उस वक्त कोई शायद मंडे यानी सोमवार का दिन था। तो ये हुआ, जैसे ही ये लोग राजेश खन्ना और जावेद खान जी पहुँचे एयरपोर्ट पे, पब्लिक
पागल हो गई थी। एयरपोर्ट से पब्लिक को जैसे ही पता चला कि विधान भवन में राजेश खन्ना जी आने वाले हैं, तो इतना बड़ा एरिया था, तो इतना बड़ा हुजूम लगा हुआ था कि जावेद खान तो बोले कि इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा पागलपन, इतनी चाहत लोगों की किसी कलाकार के लिए, किसी आदमी के लिए मैंने पहली बार देखी और शायद आखिरी बार भी होगी, क्योंकि 10,000 20,000 आदमी जहाँ देखो वहाँ सिर्फ सर दिखते थे, ना जाने की जगह थी, ना कुछ न जगह थी राजेश खन्ना को देखने के लिए। कैसा जलवा था, क्या चाहत थी लोगों की। दोस्तों, लोगों ने उनको सर पे बिठा लिया था, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत बार चाहत कोई पचा नहीं पाता। कोई पचा लेता है, कोई पागल बन जाता है। पागल ऐसे बन जाता है कि वो खुद को ही समझने लगता है कि मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस धरा का राजा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन जावेद अख्तर साहब आगे के क्या कहते हैं वो भी सुनिए। दोस्तों, वो दौर था इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी जब वापस दूसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बन के आई, तो उनका व्यक्तित्व इतना था कि लोग उनके सामने खड़े नहीं रह पाते थे। वैसा ही व्यक्तित्व राजेश खन्ना जी का भी था। दिलीप चित्रे एक मराठी कवि है, मराठी कवि ने लिखा है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अगर किसी का व्यक्तित्व हो, किसी का आकर्षण हो, तो वो सिर्फ मैंने देखा है राजेश खन्ना में है। तो लोगों ने तो उनको सर आँखों पे बिठा लिया था। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी में किसी के पाठ्यक्रम में राजेश खन्ना को जोड़ा गया हो? जी हाँ, राजेश खन्ना की करिश्माई जो अदाएँ थी वो देखने के लिए पब्लिक जो तरस जाती थी, घंटों लाइनों में खड़े रह के राजेश खन्ना की फ़िल्म देखने के लिए ब्लैक में लेते थे। ब्लैक में यानी उस वक्त तो ज़्यादा फ़ीस नहीं थी, ज़्यादा पैसे नहीं थे, 10 रुपया 25 रुपया तक था, 25 रुपया भी ज़्यादा ही था, लेकिन लोग 10-10 रुपये की टिकट्स के लिए 50 रुपये भी देते थे उस वक्त। और करिश्माई लोग यही देखने रहते थे कि कब थिएटर में हम जाएं और राजेश खन्ना की आवाज़ सुने, करिश्माई आवाज़ सुने, करिश्माई स्माइल देखे, उनका गुस्सा देखे, वो शराब पी के जो उनका बहक जाना है वो देखे, या तो फिर कोई प्यारा सा गीत देखे। वो उसी माहौल में घूम जाते थे और अपना सब कुछ भुला के वो राजेश खन्ना में ही हो जाते थे। यानी जैसे राजेश खन्ना के करिश्मा से डूब जाते थे उसमें। वो भी बहुत बड़ी बात थी कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए पब्लिक सब कुछ भूल के सिर्फ राजेश खन्ना को ही देखती थी। और ये हुआ कि उस वक्त यूनिवर्सिटी में उनका सब्जेक्ट भी लिया गया, करिश्माई जादूगर राजेश खन्ना, और वो पाठ्यक्रम चलाया गया था। बहुत बड़ी बात है किसी कलाकार इतने मोहित हो जाना कि यूनिवर्सिटी भी उनके लिए लेसन रखे। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि बेंगलोर गवर्नमेंट ने जब सुना कि उस वक्त राज्य की लॉटरी निकलती थी और वो उसका लकी ड्रॉ होता था, और लकी ड्रॉ में जो कोई बड़ी व्यक्ति आए तो हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी, ऐसा सोच के वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको राजेश खन्ना जी को बुलाया। बाजू में बहुत बड़ा मैदान था, तो राजेश खन्ना जी ने सोचा कि चलो जावेद अख्तर साहब को भी ले लेते हैं और बीच में कुछ स्क्रिप्ट की बातें करेंगे, प्लेन में हम भी स्क्रिप्ट की बात करेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि 50,000 आदमी बैठे हुए उनको देख के रोज से चिल्लाए, यानी 50,000 आदमी काका राजेश खन्ना जिंदाबाद, राजेश खन्ना, सब बाजू वही गूंज उठी थी। जावेद अख्तर साहब तो वो भी इस माहौल में रम गए। उन्होंने पहली बार देखा कि इतना पागलपन लोगों का राजेश खन्ना के लिए था। शायद यही पागलपन मुझे दोबारा देखने नहीं मिले, इतना जुल्म। तो उस दिन तो सड़कें पूरी खाली थी बेंगलोर की, पूरे सब लोग गाड़ी से, रिक्शा से, टैक्सी, रिक्शा और साइकिल से होते हुए वहाँ पहुँच रहे थे, क्योंकि राजेश खन्ना को देखना था, उनके चहीते को देखना था। दोस्तों, इतना प्यार, उतना पागलपन शायद मैंने किसी में देखा नहीं, ऐसा जावेद अख्तर साहब देखते। जावेद अख्तर साहब ने लिखा है
कि ऐसा पागलपन शायद मुझे दुनिया में दूसरी बार देखने नहीं मिले, और मैं खुश नसीब हूँ कि उस पल में वहाँ पे था और मुझे ये देखने मिला, और उसके बाद शायद कभी नहीं मिलेगा। खुद राजेश खन्ना ने अपने बारे में ये कहा था कि जब मैंने देखा मेरे सामने 50,000 लोगों का हुजूम लगा हुआ है और मुझे इतने चाहते, तब मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि मेरा स्टारडम कितना बड़ा है, और मुझे लगा कि मैं भगवान बन गया हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, मुझे इतना लोग चाहते हैं, मुझे इतना पूछते हैं। तब मुझे आँखों में आंसू टपक के लगे, आंसू आ गए, और मैंने चाहा कि इतना लोगों का प्यार, जैसे वो कहानी थी, वो एक शायरी उनकी फिल्म में दाग में थी, मुझे इतना प्यार न दो दोस्तों, इतना प्यार रखूँगा कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, यानी उस प्यार से उनकी मुलाकात हुई, तब उन्हें पता चला कि स्टारडम क्या होता है, तब उन्हें एहसास हुआ कि स्टारडम क्या होता है। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी आंखें छलक गई थी, इतना भी प्यार कर सकते हैं लोग, और वो खुशनसीब मैं था। ऐसा राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था। उस दौर के नवीन निश्चल जी भी एक बार इसका शिकार हुए थे। शिकार ऐसे हुए थे कि वो नवीन निश्चल जी ताज होटल में कहीं शादी के रिसेप्शन में गए हुए थे, तो जैसे ही वो एंटर हुए तो सामने से राजेश खन्ना जी आ रहे थे। राजेश खन्ना के पीछे हज़ारों लोगों की, नवीन निश्चल की बात है, नवीन निश्चल भी कहते हैं कि वो मंज़र मैंने भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है। किसी कलाकार के लिए इतना पागलपन मैंने पहली बार देखा है, और उस दौर का मैं भी एक गवाह हूँ कि उनके पीछे पब्लिक इतनी पागल हो जाती थी। मैं जैसे पास हुआ, मेरे बाजू में से राजेश खन्ना जी बाहर निकल रहे थे, तो उसके पीछे हज़ारों लोग राजेश खन्ना जी के पीछे उनके हस्ताक्षर लेने के लिए पागल के जैसे दौड़ रहे थे। वो दौर ऐसा था कि लड़कियां भी पागल हो जाती थी उनके लिए। बहुत सी लड़कियां, उनकी स्टाइल, उनके कपड़े पहनने की स्टाइल, उनके देखने की स्टाइल, उनके बोलने की स्टाइल, सब कुछ। और ये फिल्म अंदाज़ होने के बाद, ये फिल्म के ये दौर था, अंदाज़ फिल्म रिलीज़ हुई थी, और ये दौर था कि सब पागलपन चारों बाजू राजेश खन्ना ही हो रहा था। तो दोस्तों, आगे की बात जावेद खान जी बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि राजेश खन्ना पे उसकी असर हुई, या लेकिन हो रही थी, बहुत असर हो रही थी। उसे भी लग रहा था कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पहचानने आता हूँ, मेरे लोगों से इतनी मेरी कांटेक्ट है, लोगों का प्यार मेरे लिए इतना है। तो वो राजेश खन्ना कहते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जैसे कोई फिल्म लगी हो और उसका प्रीमियर चल रहा हो, तो 10 गाड़ियों में 10 कलाकार आते थे, 10 स्टार आते थे बड़े बड़े, लेकिन जैसे मेरी गाड़ी एंटर होती थी तो मास हिस्टीरिया की जैसा, मास हिस्टीरिया ने पागलपन सवार हो जाता था लोगों पे। सब वो लोगों को छोड़ के मेरी गाड़ी को घेर लेते थे। मुझे गाड़ी से थिएटर, यानी जहाँ पे एंट्री करनी है, वहाँ तक जाने में मुझे आधा घंटा, 20 मिनट, 50 मिनट तक लग जाते थे। मुझे लोग अंदर जाने नहीं देते थे, मुझे घेर लेते थे। सिक्योरिटी वाले बेचारे थक जाते थे। तो ऐसा मास हिस्टीरिया मैंने देखा था, मैंने महसूस भी किया। लेकिन उस मास हिस्टीरिया का असर राजेश खन्ना पे भी, खुद पे भी पड़ने लगा था, उसे भी महसूस होने लगा था, और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे थे। वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे। मेरे जैसा कोई नहीं, ऊपर आका नीचे काका, ये उसी वक्त के दौर की कही जाने वाली बात थी, और अपने आप को यही समझने लगे थे। लेकिन सलीम जावेद में से सलीम खान क्या कहते हैं इस बारे में, वो भी आपको बताता हूँ। तो ऐसा ही किस्सा कुछ सलीम खान ने भी कहा था। सलीम खान यानी सलीम जावेद के सलीम खान थे वो। एक दिन की बात है जब अचानक राजेश खन्ना जी ने उनको महबूब स्टूडियो पे बुला लिया। महबूब स्टूडियो पे राजेश खन्ना जी शूट कर रहे थे कुछ, तो बीच में जो लंच टाइम हुआ था तो उनके हाथ में एक पत्रिका थी। उस पत्रिका में लिखा हुआ था कि सबसे सीरियस और सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने वाले संजीव कुमार है, ऐसा लिखा था।
और उस पत्रिका में राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ भी नहीं था। तो ये इंटरव्यू लिया था, सलीम जावेद खान ने लिखा हुआ था। तो राजेश खन्ना जी ने तो अपने ड्राइवर को भेज दिया सलीम खान के घर पर और कहा कि उनको महबूब स्टूडियो में लेके आइए। तो महबूब स्टूडियो में जब आए तो जैसे ही वो एंटर हुए तो बाहर अपनी कार के ऊपर बोनेट पे बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक पत्रिका थी जिसमें संजीव कुमार जी के लिए अच्छा लिखा गया था। और राजेश खन्ना ने उनको जैसे कि प्रिंसिपल साहब परीक्षा थी या तो कोई किसी ने कुछ गलती की हो तो उसका सवाल जवाब करते वैसी नज़रों से सलीम खान को देखा और उनको पूछा कि आपका ये लिखा हुआ है। तो सलीम खान ने कहा कि जी हाँ, मैंने लिखा हुआ है, मैंने इंटरव्यू लिया है। तो आपको क्या लगता है कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, या तो मैं सुपरस्टार कहने लायक नहीं हूँ, या तो मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करता हूँ? तो सलीम जी ने कहा कि नहीं, अगर आपके बारे में कोई पूछता तो मैं कहता कि हाँ आप भी हो, लेकिन ये संजीव कुमार जी के बारे में था तो उन्हीं के बारे में मैंने लिखा है। थोड़े वक्त तक राजेश खन्ना जी उनको देखते रहे। हालांकि राजेश खन्ना और सलीम जी दोनों ही बाजू बाजू में रहते हैं बांद्रा में, लेकिन रोज़ ही मिलते थे, रोज़ ही बातें होती थी। लेकिन उस दिन के बाद कम से कम 6-7 महीने तक वो उनसे बात भी नहीं की, उनसे मिले भी नहीं और उनके सामने आए भी नहीं। तो दोस्तों, ये गुरूर आ जाता है क्योंकि बहुत से लोग लोकप्रियता संभाल नहीं सकते और ऐसा ही होता है, जब लोकप्रियता मिल जाती है तो आपका दिमाग चकरा जाता है, यहाँ घुस जाती है लोकप्रियता। तो दोस्तों, यही हुआ था राजेश खन्ना जी के साथ में। और उसके बाद आपको तो सबको मालूम है, हर एक व्यक्ति के दिन बदलते हैं, वैसे ही इनका दिन भी बदले। इनकी भी जब नीचे आने की शुरुआत हो गई और अमिताभ जी का ऊपर आना शुरू हुआ, तो बाद के दिनों में जो लाखों लोगों से घिरे रहते थे वो अकेले हो गए, अपनी घर के दरवाजे पे खड़े रहते थे, लेकिन कोई आता नहीं था। कोई वहाँ पे जो जुलूम लगता था, इतना बड़ा जुलूम लगता था, मजूम लगता था इतना बड़ा, पब्लिक देखने के लिए पागल हो जाती थी, कोई भी नहीं आता था। तो कैसे रहे होंगे वो दिन, राजेश खन्ना को शायद तब पता चला होगा कि ये तो हमेशा के लिए रहती नहीं है, कल मैं था आज कोई और है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे राजेश खन्ना जी। जब उनका आखिरी दिन थे तब भी मैं ही हूँ, तो ये मैं उन्होंने छोड़ा नहीं और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी जावेद खान जी ने, सलीम खान जी ने कही थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपका कोई प्रश्न हो तो भी पूछिएगा। कलाकार जो बनना चाहते हैं वो भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर पूछे। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बटन दबा दीजिए और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।